वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि हमारा 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है, जिसमें हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड और पिन्नल ग्लैंड के बारे में पिछली क्लास में। अब हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। हमने हेड के अंदर जितने भी ग्लैंड मौजूद हैं, जितने भी हमारे जैसे हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिन्नल ग्लैंड, इन सब ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड कहां पर होता है? यहां पर गले में होता है हमारे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जो कि अपने सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? हमारा थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड किस जगह पर है? यहां पर गले में मौजूद है। ये जो हमारा विंड पाइप जा रहा है ना, इस विंड पाइप के दोनों साइड पर दो लोब होती हैं। उन दो लोबों को मिलाकर हमारा थायराइड ग्लैंड बनता है। तो थायराइड ग्लैंड में कितनी लोब होती हैं? दो लोब होती हैं। दो लोब कहां पर होती हैं? ये जो हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में दो लोब होती हैं, और इन लोबों को मिलाकर बनता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, देखो यहां पर हमें दो लोब दिखाई दे रही हैं। एक लोब ये रही और एक लोब हमारी ये रही। इन दोनों लोबों को मिला के बनता है हमारा थायराइड ग्लैंड, जो कि विंड पाइप के साइड में है। एक बीच में ये हमारा विंड पाइप जा रहा है, जिससे कि हम सांस जा रहा है, जिससे हमारे लंग्स के अंदर, और इस साइड पे और इस साइड पे, ये दोनों साइड पे क्या है? थायराइड ग्लैंड है। और इन्हीं थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड भी होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड को अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे क्या होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, इनका क्या काम है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन बस मैंने बता दी है कि इन थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है पैराथायराइड ग्लैंड। अभी हमको पढ़ना है बस थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में बस इतना हमें पता है कि दो लोब से मिलकर बनता है, और ये विंड पाइप के दोनों साइड है। जो विंड पाइप को बोलते हैं हम ट्रैकिया, जो हमारे लंग्स के अंदर जो पाइप जा रहा है उस पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया, और उस पाइप के दोनों साइड पे दो लोब हैं। एक लोब ये रही और एक लोब ये रही। इन दोनों लोब को मिला के बनता है क्या? हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर दो लोब्स आती हैं, और दोनों लोब साइड में है ट्रैकिया के, एक इस साइड और एक इस साइड। ट्रैकिया के साइड पे जो दोनों लोब्स हैं उन दोनों को मिलाकर हमारा थायराइड ग्लैंड। अच्छा, क्या ये लोब्स आपस में कनेक्टेड नहीं होती? कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड होती हैं? एक पतली सी टिश्यू का फ्लैप रहता है, जिसको बोलते हैं हम इस्थमस। इस्थमस एक दो टिश्यू का हमारा एक छोटा पतला सा फ्लैप है, जिनको बोलते हैं इस्थमस। ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर ये करा है ना, ये दोनों लोब्स को आपस में मिला रहा है। एक इस लोब को नंबर 1 लोब और नंबर 2 लोब, ये दोनों लोबों को मिला रहा है इस्थमस नाम का टिश्यू। इस्थमस एक पतली सी झिल्ली है टिश्यू की, जो कि इन दोनों लोब्स को आपस में मिला रहा है। तो उसको फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को, जो कि इन दोनों लोब्स को आपस में मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इस्थमस। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में हमने क्या देखा कि थायराइड ग्लैंड गले में मौजूद है। विंड पाइप के दोनों साइड पे दो लोब से मिलकर बना है, एक इस साइड पर एक इस साइड पर, और ये दोनों लोब आपस में कनेक्टेड है इस्थमस के जरिए। और इस्थमस क्या है? एक छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, थायराइड ग्लैंड हमारा ये पता है कि दो हमारे इसके अंदर लोब्स होती हैं, और दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय द इस्थमस। इस्थमस एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो कि लोब्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। थायराइड ग्लैंड के अंदर होता क्या है? किस किस चीज से थायराइड ग्लैंड मिलके बनता है? लोब से मिलके बनता है, दो लोब से, ये तो पता है। अब ये जो लोब्स हैं, इनके अंदर हमारे दो चीजें होती हैं, एक तो फॉलिकल्स और हमारे स्ट्रोमल टिश्यू। क्या क्या होता है? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू का क्या काम है वो अभी बताने वाला हूं मैं, कि फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू अपने अंदर से हार्मोन्स निकालेंगे, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग काम को करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड की यहां पर बीच में विंड पाइप होगा। इस विंड पाइप के बीच में ऐसे विंड पाइप, एक साइड एक लोब, दूसरी साइड दूसरी लोब, दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं। किससे? इस्थमस से। इस्थमस एक हमारा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप है, जिसने दोनों लोब्स को आपस में जोड़ दिया। ये बीच में जो टिश्यू दिख रहा है ना, ये वाले टिश्यू हमारे कौन से हैं? इस्थमस के टिश्यू हैं।
और इस्थमस इन्हें बस आगे की तरफ से जोड़ता है, पीछे की तरफ से नहीं जोड़ता। लेकिन पीछे की तरफ से जो दोनों लोब्स हैं वो सेपरेट रहती हैं, आगे की तरफ से जुड़ जाती हैं। आगे की तरफ से इस्थमस आ जाता है, इस्थमस दोनों लोब्स को आपस में जोड़ देता है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने थायराइड ग्लैंड के अंदर दो चीजें बताए थे, एक तो फोलिकल टिश्यू और दूसरे स्ट्रोमल टिश्यू। जो फोलिकुलर टिश्यू है, जो थायराइड ग्लैंड की दो लोब है, पहली लोब और दूसरी लोब। जैसी पहली लोब है ऐसी दूसरी लोब है। इन दोनों लोब के अंदर दो टाइप के टिश्यू हैं, एक तो फोलिकुलर टिश्यू और दूसरे स्ट्रोमल टिश्यू। तो फोलिकुलर टिश्यू के अंदर है फोलिकुलर सेल्स, और फोलिकुलर सेल्स के अंदर से हार्मोन निकलते हैं हमारे। एक तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को बोलते हैं T4 या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और दूसरा हार्मोन हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन जो कि है हमारा T3। तो हमारा थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरा हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन जो कि है T3, ये दोनों हमारे निकलते हैं किससे? फोलिकुलर सेल से। इसके साथ साथ एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TCT। तो TCT निकलता है, T4 निकलता है और T3 निकलता है। कौन कौन से हार्मोन हमारे निकलते हैं? T4, T3 और TCT। ये तीन हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड से निकल रहे हैं, जो कि फोलिकुलर वाली सेल्स हैं उनसे ये हार्मोन निकल रहे हैं। तो फोलिकुलर सेल है और स्ट्रोमल सेल है। थायराइड ग्लैंड में दो लोब, दोनों लोब के अंदर हमारे स्ट्रोमल सेल्स और फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल से T3 निकल रहा है, T4 निकल रहा है और TCT निकल रहा है। T4 और T3 ये दोनों, इसमें से जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म कौन सी है? वो T3 है। मतलब 80% हमारा T3 होता है और 20% हमारा T4 होता है। तो T4 भी हमारा बाद में लीवर में जाकर T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो जो काम जो करता है ये T3 वाला काम करता है, T4 वाला हमारा लीवर में जाकर T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, इतनी बात क्लियर है। अब इन हार्मोन्स का काम क्या है वो सब देखेंगे। थायरोक्सिन हमारा टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो कि हमारा T4 है, ट्राई आयोडोथायरोनिन जो कि हमारा T3 है, और थायरोकैल्सिटोनिन जिसका नाम है TCT। ये तीन हमारे हार्मोन हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से निकल रहे हैं। इन हार्मोन का क्या काम है, इससे हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो T3 और T4 है, T3 और T4 में मोस्ट एक्टिव कौन है? हमारा T3 एक्टिव है। T4 भी T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है लीवर में जाकर। ठीक है, ये बात हमें पता है। अच्छा, अब T3 और T4 बनते कैसे हैं? T3 और T4 बनते हैं, ये आयोडीन से बनते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन, टायरोसिन की आयोडोनेटेड फॉर्म है ये। जो टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड है उसमें आयोडीन जाके मिलता है, तब हमारे ये हार्मोन बनते हैं T3 और T4। T3 का नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन और T3 का नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन। तीन है, 3 मतलब ट्राई, और टेट्रा मतलब चार आयोडोथायरोनिन मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन मतलब 3 आयोडोथायरोनिन। अब इन दोनों हार्मोन्स का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर वो देखने वाले हैं। तो पहला जो काम है इन हार्मोन्स के अंदर, इनमें एक्टिव कौन है? T3 वाला ज्यादा एक्टिव है, और T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर में जाकर। और दोनों ही जो हार्मोन है ये आयोडोनेटेड फॉर्म है टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड की। एक टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड है जिसकी आयोडोनेटेड फॉर्म है ये हमारे T4 और T3। अब इनका फंक्शन है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को, जो हमारी बॉडी के अंदर BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसको कंट्रोल करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है रिएक्शंस होने से, जिनसे हम बोल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, वो सारी रिएक्शंस को ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी इनका रोल रहता है। एक तो हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, दूसरा फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट। इनके साथ साथ RBC का प्रोडक्शन, हमारा RBC के प्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे। मेटाबॉलिज्म किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का। कितनी सारी चीजें कर रहे हैं देखो। पहला काम बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी का BMR है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, वो सारी रिएक्शंस को ये कंट्रोल कर रहे हैं। BMR को कंट्रोल कर रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहे हैं T3 और T4। अभी TCT की बात नहीं हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है? T4 और T3 की। थायराइड ग्लैंड से टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। एक तो T3, T4 और TCT।
थायरोकैल्सिटोनिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, बस T4 और T3 की। T4 और T3 का काम क्या है, बीएमआर को कंट्रोल करना, पहला काम। दूसरा काम क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा काम आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करना, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करना। और चौथा काम है इसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। तीन चीजें होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और इन तीनों चीज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं हमारे T3 और T4। T3 और T4 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, पानी का और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है, उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना, आरबीसी का प्रोडक्शन करना, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। इसके साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट है, सेक्सुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सब तरह का डेवलपमेंट ये हमारा कंट्रोल करते हैं, बीएमआर को कंट्रोल करते हैं। ये सारे काम है हमारे T3 और T4 के। तो T3 और T4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये नहीं होंगे तो ये सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। अच्छा, दूसरा आता है हमारा थायरोकैल्सिटोनिन। देखो ये तीसरा हार्मोन है, दो हमारे हार्मोन वो निकल गए T3 T4, तीन हार्मोन निकलते हैं बस थायराइड ग्लैंड से, T3 T4 और TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन हमारा ये नाम से ही पता चल रहा है, ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है हार्मोन। ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। क्या करता है, कम करता है। ये कैसे कंट्रोल करता है कि ये हमारा कैल्शियम के लेवल को कैसे कम करेगा, कैल्शियम को ये बोन के ऊपर ऐसे चिपका देगा, लाइक बोन के ऊपर जाके कैल्शियम एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा, एडजॉर्ब। देखो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करेगा। कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं ये हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। देखो एक तो होगा हाइपर कैल्सीमिक, हाइपर का मतलब बढ़ाना कैल्शियम लेवल को, तो बढ़ा नहीं रहा है, ये कम कर रहा है, तो क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन जो कि कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर कम कर रहा है। ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर देगा कौन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना। कैसे कम करेगा, जो बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर कैल्शियम को चिपका देगा ले जाकर, ठीक है। जैसे बोन है हमारी, बोन के ऊपर जाके कैल्शियम को चिपकने लगेगा। जब बोन के ऊपर कैल्शियम जाके चिपक जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि बोन के ऊपर जाके कैल्शियम चिपक रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी कि बोन के ऊपर जाके कैल्शियम चिपकेगा। दूसरी चीज है किडनी से कैल्शियम को बाहर निकलवाने के लिए उसको बोलेगा किडनी से कि तुम कैल्शियम को बाहर निकालो, तो किडनी से कैल्शियम बाहर निकलेगा, यानी यूरिन के थ्रू कैल्शियम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब बॉडी से कैल्शियम बाहर निकलेगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है TCT। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, T4 और T3। T4 और T3 का काम हमारा क्या था, हमारा BMR को कंट्रोल करना, हमारा मेंटल, सेक्सुअल और फिजिकल डेवलपमेंट करना, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करना, हमारा मेटाबॉलिज्म देखना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का मेटाबॉलिज्म देखना। इसके साथ साथ लिपिड मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म देखना। इसके साथ साथ उसका काम था हमारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, ये काम हो गया। अब इसके बाद थायरोकैल्सिटोनिन जो हमारा TCT है, इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना। कैसे कम करेगा, बोन के ऊपर कैल्शियम को ले जाके चिपका दिया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि किडनी से कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है बॉडी के अंदर से, मतलब किडनी को कर रहा है कि ब्लड के अंदर से कैल्शियम बाहर निकलता रहे, मतलब यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। तो दो चीजें हो रही हैं कि एक तो किडनी, जो किडनी के अंदर पार्ट है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर DCT और कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट है, उस पार्ट से बोल रहा है ये वाला हार्मोन जाकर कि तुम कैल्शियम को एब्जॉर्ब मत करो, कैल्शियम को बाहर निकलने दो बॉडी से। तो कैल्शियम को बाहर निकालेगा दो तरीकों से, एक तो हमारा बोन के ऊपर एब्जॉर्ब कराकर, बोन के ऊपर एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड के अंदर से कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। दूसरा कि हमारे जो किडनी है उन्हें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने से रोकेगा, किडनी कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो कैल्शियम हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है, अगर उसका सिक्रीशन या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, यानी थायराइड ग्लैंड में कुछ खराबी आ गई है, अगर थायराइड ग्लैंड में खराबी आ गई तो क्या फर्क पड़ेगा।
अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन या तो बढ़ गया या फिर कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? या तो थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ सकता है, बढ़ने को बोलते हैं हाइपर हो गया, या फिर हाइपो हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा या फिर हाइपर हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हाइपर हो सकता है या फिर हाइपो हो सकता है, हाइपो हो जाएगा या फिर हाइपर हो जाएगा। अगर हाइपो होगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर हाइपर हो गया तो भी। अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा सिक्रीशन करने लगे तो हमारे हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे ब्लड के अंदर, तो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर थायराइड ग्लैंड ने सिक्रीशन कम कर दिया तो भी प्रॉब्लम आएगी। या तो हाइपो हो सकता है या फिर हाइपर हो सकता है। ठीक है, हाइपो में क्या है कि सिक्रीशन कम होगा, और हाइपर में, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो हाइपर, अगर कम हो रहा है तो हाइपो। अच्छा, अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ता है या कम होता है तो ये ऐसे गला ऐसे स्वेल हो जाता है, इसको बोलते हैं गोइटर। मतलब जो थायराइड ग्लैंड में अगर स्वेलिंग आ जाए या फिर एनलार्जमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड का, तो उसको बोलते हैं गोइटर हो गया। और गोइटर हमारा दो तरीके से हो सकता है, तो सिंपल गोइटर या फिर टॉक्सिक गोइटर। पहले गोइटर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, गोइटर दो तरह का हो सकता है, तो सिंपल या फिर हमारा टॉक्सिक। तो अगर सिंपल तो हमारा हाइपर से भी हो सकता है और हाइपो से भी हो सकता है, हाइपर से भी और हाइपो से भी। गोइटर है क्या कि एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड फूल जाए, थायराइड ग्लैंड ऐसे मोटा हो जाए तो उसको गोइटर बोलते हैं। और गोइटर हमारा सिंपल भी हो सकता है और टॉक्सिक भी हो सकता है। सिंपल वाला हाइपर से भी हो सकता है और हाइपो से भी हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक वाला बस हमारा हाइपर से होगा। अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो बस टॉक्सिक होगा, लेकिन सिंपल हाइपर से भी हो सकता है, हाइपो से भी हो सकता है, हाइपो सिक्रीशन से भी और हाइपर से भी। ये हो गया हमारा गोइटर। गोइटर का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड यहां से अगर फूल जाए, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाए तो उसको गोइटर बोलते हैं। यहां पे दिखाऊं तो ये देखो, ये थायराइड ग्लैंड ये ऐसे मोटा हो गया। अगर थायराइड ग्लैंड मोटा हो गया तो क्या हो जाएगा? गोइटर। गोइटर दो तरह का होता है, सिंपल भी और टॉक्सिक भी। सिंपल हमारा हाइपो से भी हो सकता है, हाइपर से भी हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक वाला बस हाइपर से होगा। ठीक है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी वजह से होता है? आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से। अगर खाने के अंदर आयोडीन कम है, अगर कम आयोडीन ले रहे हो तो क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन करना कम कर देंगे, जिससे कि बीमारी हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हमारी नॉर्मल वुमेन को हो रही है, अगर कोई एडल्ट वुमेन है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी अगर नॉर्मल वुमेन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसका जो बच्चा है उसकी ऐसे छोटी हाइट रह जाएगी, इसको बोलेंगे स्टंट ग्रोथ, जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। उसका मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, उसका इंटेलिजेंस जो होगा बच्चे का वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ उसकी एबनॉर्मल स्किन रहेगी और बच्चा हमारा गूंगा और बहरा पैदा होगा। क्या क्या चीजें हो जाएंगी? स्टंट ग्रोथ, बच्चे की हाइट कम रहेगी। दूसरी चीज, बच्चे का मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। एबनॉर्मल स्किन रहेगी बच्चे की, और बच्चे का इंटेलिजेंस, IQ जो रहेगा वो भी कम रहेगा, और बच्चा हमारा गूंगा और बहरा पैदा होगा। इस चीज को बोलते हैं हम क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में मतलब छोटी हाइट रहना, बच्चे का पूरी तरीके से मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअली डेवलपमेंट नहीं होगा, लो IQ रहेगा, इसके साथ साथ एबनॉर्मल स्किन, और बच्चा गूंगा और बहरा पैदा होगा, जिसको बोलते हैं डीफ म्यूटिज्म। डीफ म्यूटिज्म भी होगा अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तब। लेकिन अगर नॉर्मल वुमेन को होता है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगी। और अगर किसी दूसरे इंसान को, अगर किसी नॉर्मल इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसको ऐसे सिंपल गोइटर हो जाएगा, उसका ऐसे ये थायराइड ग्लैंड ऐसे फूल जाएगा, जैसे इसका यहां पर ऐसे थायराइड ग्लैंड यहां पर फूल रखा है। ठीक है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए। ज्यादा क्यों होगा थायराइड ग्लैंड? ओवर सिक्रीशन क्यों करेंगे? थायराइड ग्लैंड ओवर सिक्रीशन करते हैं जब थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाता है। जैसे थायराइड ग्लैंड्स के अंदर नोड्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, और थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रिएट करते हैं T3 और T4 को। T3 और T4 को बहुत सिक्रिएट करेंगे। जैसे ये थायराइड ग्लैंड है ना, यहाँ पर ऐसे नोड बन गए, ये ऐसे कैंसर वाला थायराइड ग्लैंड यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक डिसीज होगी जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज।
ग्रेव डिसीज किसकी वजह से होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म की। इसको टॉक्सिक गोइटर भी बोलते हैं या फिर ये एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो आंखें हैं वो ऐसे बाहर की तरफ आ जाती हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसे आई बॉल जो है हमारी बाहर की तरफ आ गई। ठीक है, जैसे इसको रफी कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिसीज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें आंखें ऐसे बाहर की तरफ आ जाती हैं। और ये क्यों हो रहा है? हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो रहा है। अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाए, और बढ़ेगा क्यों सिक्रीशन? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में नोड्स बन गई, कैंसर हो गया, जिससे कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रिएट कर रहा है T3 और T4 का, T3 और T4 को, जिससे कि हमारा ग्रेव डिसीज हो गई, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो गया। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में ऐसे आंखें बाहर आ चुकी हैं। इसके साथ साथ बॉडी का जो वेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, BMR बॉडी का बढ़ जाएगा। और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर की क्या पहचान है? एक तो आंखें बाहर आना, दूसरा बॉडी का BMR बढ़ जाएगा और वेट कम हो जाएगा बॉडी का। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में BMR क्या होता है? बढ़ता है और वेट कम होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में BMR बढ़ेगा, इंक्रीज BMR, और वेट लॉस हो जाएगा बॉडी का। वेट कम होगा, BMR बढ़ेगा। और अगर मैं पूछूं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म में BMR क्या होगा? बढ़ेगा क्या कम होगा? जब हाइपर में बढ़ रहा है तो हाइपो में कम होगा। और अगर हाइपो में वेट क्या होगा? लॉस होगा क्या वेट बढ़ेगा? वेट बढ़ेगा हाइपो में, हाइपर में वेट कम होगा। ऐसे उल्टा करके सोच सकते हो ना। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है? वेट कम हो रहा है, तो हाइपो में वेट बढ़ेगा। हाइपर में BMR इंक्रीज हो रहा है, तो हाइपो में BMR डिक्रीज होगा। हाइपर में जो चीज हो रही है, हाइपो में उसका अपोजिट होगा। और यहाँ पर आई बॉल जो है बाहर आ जाएंगे, जैसे टॉक्सिक गोइटर या फिर ग्रेव डिसीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? कि थायरॉयड ग्लैंड है उसी के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी है। और एक लोब, मैंने थायरॉयड ग्लैंड में 2 लोब बताई थी, 2 लोब होती हैं दोनों ट्रैकिया की साइड में। उन हर लोब के अंदर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। तो टोटल कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गए? 4। एक लोब, ये एक पूरी थायरॉयड ग्लैंड की लोब है। ये एक लोब है, ये एक लोब है थायरॉयड ग्लैंड की। ये एक लोब है, ये एक लोब है। इन लोब के अंदर यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर, तो दोनों लोब के अंदर टोटल कितने? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है। कितने ग्लैंड है? 4 क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, 4 ग्लैंड है। और चारों ग्लैंड हमारे कहां पर हैं? जो लोब है, थायरॉयड ग्लैंड की लोब है, उन लोब के अंदर हमारे एक लोब के अंदर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसका नाम है PTH, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन वाला हार्मोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका काम क्या है? कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। तुम अगर काम देखो, थायरॉयड ग्लैंड से 3 हमारे हार्मोन निकल रहे थे, T3, T4 और TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। अब मैं पूछूं अगर TCT का काम क्या था? TCT का काम क्या था? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करने का इसका काम था। ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था। तो इसको मैं क्या बोला था? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोला था। हाइपोकैल्सिमिक क्यों बोला था इसको? क्योंकि ये हाइपो मतलब कम कर रहा है। अगर कहीं हाइपो लिखा है तो उसका मतलब कम, अगर कहीं हाइपर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ज्यादा। तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम कर रहा था। ऐसे ही जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है, जिसको बोलते हैं PTH, ये निकलेगा हमारा, ये तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को, पैराथायरॉयड। जो पैराथायरॉयड से हार्मोन निकल रहा है PTH, ये क्या करेगा? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। दोनों का काम एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। TCT का काम क्या है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना। PTC का काम, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। इसलिए इसको बोलते हैं हम हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। अब बढ़ाएगा कैसे? कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाएगा? ये कम कैसे कर रहा था? बोन के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट कराकर। यानी ये जो बोन है हमारी, ये हड्डी थी, हड्डी के ऊपर इसने कैल्शियम को डिपॉजिट करा दिया था, इस वाले ने। और इस प्रोसेस को बोल रहे थे एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन कराने की वजह से। दूसरा और क्या कर रहा था कि टीसीटी किडनी को हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा था, इसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा था। ये क्या काम करेगा, ये हमारा 3 काम करेगा जिससे कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पहला काम, जो बोन के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, जो इसने डिपॉजिट करा है टीसीटी ने, उस डिपॉजिट कैल्शियम को हमारा तोड़ना स्टार्ट करेगा, जिसको बोलते हैं रिजॉर्प्शन। दूसरा, जो हमने खाना खाया, खाने के अंदर जो कैल्शियम था उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन। और तीसरा काम रीएब्जॉर्प्शन, जो कि किडनी से करवाएगा, ये रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन। तीनों बातें समझ में आ रही हैं? रिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन में जो बोन के ऊपर कैल्शियम चिपका हुआ था, बोन के ऊपर कैल्शियम किसने चिपकाया था? टीसीटी ने, उस चीज को उल्टा करेगा। पहली वाली ये एडजॉर्प्शन का उल्टा, रिजॉर्प्शन यहां पे हो रहा है। एडजॉर्प्शन में बोन के ऊपर हमारा कैल्शियम चिपक रहा था, ठीक है, वो चिपका कौन रहा था? टीसीटी चिपका रहा था। अब इसने पीटीएच ने क्या करा, पैराथायरॉइड हार्मोन ने बोन के ऊपर से कैल्शियम निकालना शुरू करा, रिजॉर्प्शन करना स्टार्ट किया। दूसरा, जो खाना खाया, खाने के अंदर जो कैल्शियम था उसका एब्जॉर्प्शन कराया, तो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगा। तीसरा काम और इसने क्या किया कि जो किडनी है, किडनी हमारी बॉडी से बाहर ना निकल जाए, कैल्शियम यूरिन से होके बाहर ना निकल जाए, उस चीज को बचा रहा है। किडनी को ऑर्डर दे रहा है कि कैल्शियम बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको रीएब्जॉर्ब कर लो। तो किडनी भी कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर रही है, हमारी इंटेस्टाइन भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रही है, और बोन के ऊपर से भी कैल्शियम जो डिपॉजिट था वो टूट के ब्लड में आ गया, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो यही बात दे रखी है यहाँ पे। जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये क्या काम करता है कि पैराथायरॉइड हार्मोन का काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। कैसे कैसे इंक्रीज करेगा? एक तो हमारा बोन के ऊपर से कैल्शियम छुटा के, इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन करके, डीमिनरलाइजेशन बोल दो या फिर रिजॉर्प्शन करा दो बोन का। बोन के ऊपर जो कैल्शियम चिपक रहा था उसे कैल्शियम को हटा दिया। और दूसरा काम, जो किडनी को ऑर्डर देगा कि कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करो, तो किडनी को ऑर्डर दे दिया कैल्शियम रीएब्जॉर्ब करने का। किडनी के अंदर भी कहां पर, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी और हमारा कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को ऑर्डर देता है कि कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करो। और तीसरा काम कि जो डाइजेस्टेड फूड है वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यहां से, और रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम का, और डीमिनरलाइजेशन करना, रिजॉर्प्शन करना। ये 3 काम करने से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों टीसीटी और हमारे पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन और टीसीटी, दोनों मिलके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। देखो, टीसीटी और पीटीएच। टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, पीटीएच बढ़ाता है। कैसे कम करता है? बोन के ऊपर कैल्शियम को चिपकाकर, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन कराकर बोन के ऊपर। दूसरा काम कि किडनी को ऑर्डर देता है कि बाहर निकलने दो, सारा हमारा जो कैल्शियम है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने दो, तो किडनी से एब्जॉर्ब नहीं करवाता, एक्सक्रीट करवाता है कैल्शियम को। यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से सारा कैल्शियम बाहर निकलवाता है। ये 2 काम से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। पीटीएच कैसे कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है कि बोन से कैल्शियम को निकाल रहा है, तो उसको बोलते हैं रिजॉर्प्शन करा के। दूसरा चीज डाइजेशन, जो हमने खाना खाया, खाने में जो हमने कैल्शियम खाया उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यहां पर रिजॉर्प्शन किसका हो रहा है? ऑफ बोन्स, एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के अंदर खाना है उससे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहा है। तीसरी चीज, जो रीनल टिब्यूल्स हैं, जो नेफ्रॉन है, जो किडनी है, उसको ऑर्डर दे रहा है कि कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करो, रीएब्जॉर्प्शन थ्रू किडनी या फिर रेनल टिब्यूल्स। किडनी के अंदर जो रेनल टिब्यूल्स है वहां से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करा। इन 3 काम से जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ रहा है। कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ये हाइपो, ये वाला हमारा
हाइपो है और ये हमारा हाइपर है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है। और दोनों ही ज़रूरी हैं बॉडी के अंदर। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो हमें बढ़ जाएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी कम करने के लिए, और अगर कम है ब्लड के अंदर तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी बढ़ाने के लिए। तो दोनों ही ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है और ये कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी में इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। थाइमस ग्लैंड हमारा कहाँ पर होता है कि जो हड्डी है ना, जिसको बोलते हैं स्टर्नम, इसके पीछे होता है और ओर्टा के आगे होता है। ओर्टा वो हमारा पाइप है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ऐसे हार्ट से जो पाइप निकल रहा है ना, उसको ओर्टा बोलते हैं, जो जिससे आर्टरीज निकलती हैं हमारी। तो ओर्टा के आगे और स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ ओर्टा, यानी ओर्टा के आगे और स्टर्नम के पीछे हमारा थाइमस ग्लैंड। और थाइमस एक बाइलोब्ड ग्लैंड है जिसकी दो लोब है, एक लोब इधर, एक लोब इधर, दो लोब है इसकी, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। ऐसे ही हमारा जो थायराइड ग्लैंड था उसकी भी दो लोब थी, एक इस साइड एक इस साइड, और दोनों लोब उसकी आपस में जुड़ी थी इस्थमस टिश्यू से। लेकिन यहाँ पर ये बस दो लोब हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, और इसलिए इसको बोलते हैं कि ये बाइलोब्ड ग्लैंड है। बाइलोब्ड ग्लैंड है, स्टर्नम के पीछे है, ओर्टा के आगे है। अब थाइमस ग्लैंड जो है वो अपने अंदर से हार्मोन निकालता है, एक हार्मोन निकालेगा और उस हार्मोन का नाम है हमारा थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड हार्मोन निकालेगा, हार्मोन का नाम हमारा थाइमोसिन। अब थाइमोसिन क्या काम करेगा, थाइमोसिन का काम है हमारा कि जो हमारी टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट होती हैं, बी लिम्फोसाइट होती हैं, ये वो सेल हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। तो टी लिम्फोसाइट को ये मैच्योर कराता है कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड क्या काम करता है कि जो टी लिम्फोसाइट है उनको मैच्योर कराएगा, उनको हमारा डिफ्रेंशिएट कराएगा। जैसे जो इमैच्योर टी लिम्फोसाइट है वो इससे थाइमोसिन हार्मोन से मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कराता है टी लिम्फोसाइट का, मतलब टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराना, जिससे कि मिलती है हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कि कैसे इंप्रूव करता है कि जो टी लिम्फोसाइट है उनको डिफ्रेंशिएट कराकर, जो हमारी बच्ची टी लिम्फोसाइट आती है इसके पास, थाइमोसिन के पास, और थाइमोसिन इमैच्योर टी लिम्फोसाइट को मैच्योर टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ अगर ऐसा करेगा, ये इमैच्योर टी लिम्फोसाइट को मैच्योर टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट करेगा तो उससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा काम क्या करेगा कि जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट से कहेगा कि तुम एंटीबॉडीज बनाओ, और एंटीबॉडीज बनाएंगे तो उससे ह्यूमरल इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी को ये कंट्रोल करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं CMI, और दूसरी चीज हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को कैसे कंट्रोल कर रहा है कि एंटीबॉडीज बनवाकर। एंटीबॉडीज किससे बनवा रहा है, बी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनवाकर, और CMI को ये कंट्रोल कर रहा है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कराकर। टी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होती हैं, जाकर हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वहां जाकर वो मैच्योर होंगी, और बी लिम्फोसाइट यहाँ पर आकर एंटीबॉडीज बनाना सीखेंगी। तो बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनवाना, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना, ये काम किसका है, थाइमोसिन का काम है। और थाइमोसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारा थाइमस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। थाइमस ग्लैंड बाइलोब्ड ग्लैंड है जो कि स्टर्नम के पीछे है और ओर्टा के आगे है, ठीक है। और तो थाइमस ग्लैंड का हमें नाम से पता चल रहा है, इतना बात समझ में आ गई कि ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करा रहा है और एंटीबॉडीज बनवा रहा है बी लिम्फोसाइट से। तो इसका मेन रोल किस चीज में है, इम्यूनिटी में इसका मेन रोल है। थाइमस ग्लैंड जो है उससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि इससे हमें इम्यूनिटी मिल रही है, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, थाइमस ग्लैंड कम होता रहता है। बच्चों में थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है और बड़ों में छोटा होता रहता है। तो थाइमस ग्लैंड एज के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाएगा, इसका जो साइज है वो कम होता चला जाएगा। जैसे न्यू बोर्न बेबी है, न्यू बोर्न बेबी के अंदर तो ऐसे पूरा थाइमस ग्लैंड होगा, फिर उसके बाद उसके अंदर वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी थाइमस ग्लैंड कम होता चला जाएगा। इसीलिए ओल्ड एज आते आते इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। देखा होगा कि जो ओल्ड लोग हैं उन्हें ज़्यादा ऐसे कोरोना हो रहा है, वो ज़्यादा उनकी बॉडी लड़ नहीं पा रही बीमारियों से। वो क्यों नहीं लड़ पा रही, क्योंकि उनका जो थाइमस ग्लैंड है वो कम हो गया, और थाइमस ग्लैंड कम हो गया तो डायरेक्ट फर्क इम्यूनिटी पे पड़ेगा, उनकी बॉडी बीमारियों से लड़ नहीं पाएगी। थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल में जाकर,
तो प्रोडक्शन जो होगा हमारा थाइमोसिन का वो कम हो जाएगा, और थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो इससे क्या होगा कि इम्यून रेस्पॉन्स जो होगा वो बूढ़े लोगों का वो कम हो जाएगा। बूढ़े लोग बीमारियों से नहीं लड़ पाते क्योंकि उनके अंदर जो थाइमस ग्लैंड है वो कम होता चला जाता है। बच्चे बीमारियों से अच्छे से लड़ लेते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर थाइमस ग्लैंड फुल्ली डेवलप होता है। अभी देखा होगा जो कोरोना वायरस है वो बूढ़े लोगों को बहुत हो जा रहा था, तो बूढ़े लोग खत्म हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर थाइमस ग्लैंड कम हो गया। थाइमस ग्लैंड कम हो गया तो वो इतना अच्छे से थाइमोसिन नहीं बना पा रहा। थाइमोसिन नहीं बन रहा तो उनके अंदर इम्यूनिटी उनकी कम हो गई, वो बीमारियों से इतने अच्छे से नहीं लड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि उस पर्सन का इम्यून रेस्पॉन्स वीक हो जाएगा और वो बीमारियों से अच्छे से नहीं लड़ पाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेव डिसीज इज कोज्ड ड्यू टू। जो ग्रेव्स डिसीज है वो किसकी वजह से हो रही है? ग्रेव डिसीज किसको बोलते थे? टॉक्सिक गोइटर या फिर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जिसमें आंखें बाहर आ जाती थी, वो किस वजह से हो रही है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसका ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से, और ज्यादा सिक्रीशन क्यों हो रहा था? कैंसर हो गया था थायराइड ग्लैंड में, जिसकी वजह से वो ज्यादा सिक्रीशन कर रहे थे। तो कौन सा हो गया इसका? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपर सिक्रीशन अगर थायराइड ग्लैंड का हो रहा है जिसकी वजह से हमारी डिसीज हो रही है ग्रेव डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंट ग्रोथ। एक प्रेग्नेंट फीमेल ने बेबी डिलीवर करा जिसकी हाइट कम रही, स्टंट ग्रोथ रही, उसका मेंटली भी वो थोड़ा वीक रहा, इसके साथ साथ उसका इंटेलिजेंस भी उसकी कम रही, उसकी बेबी की एबनॉर्मल स्किन रही। ये सब क्यों हुआ उसके अंदर? और ये सारी चीजें हमें पता है किसका हमारा ये फीचर है, मतलब किस डिसीज को ये बता रही हैं कि उस बच्चे को हमारा क्या हो गया होगा, जो मदर है उसने आयोडीन कम लिया होगा डाइट में, और आयोडीन कम लेने से उस मदर को क्या हो गया होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया होगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाता है तो ये सारी कंडीशन हो जाती हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म होने का मेन कंडीशन क्या है हमारा, कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए डाइट में, तो हमारा फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर आयोडीन की कमी होगी प्रेग्नेंट वुमेन को तो ये सारे हमारे चांसेस हो जाएंगे बच्चे के अंदर। अगर नॉर्मल वुमेन को आयोडीन की कमी हो गई तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, और अगर किसी नॉर्मल पर्सन को आयोडीन की कमी हो गई तो उसे सिंपल टाइप का गोइटर हो जाएगा, उसका ऐसे गला फूल जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन कब रिलीज होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, और ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल कम होने लगेगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड अपने अंदर से पैराथायरॉयड हार्मोन निकालेंगे। तो जब फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा उस टाइम पर पैराथायरॉयड हार्मोन अपने अंदर से पैराथायरॉयड हार्मोन को निकालेंगे, और पैराथायरॉयड हार्मोन दोबारा से ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। मतलब इनमें से किसकी कमी हो जाने पर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा? देखो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? बढ़ा रहा है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होगा ब्लड के अंदर तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, और बढ़ाने वाला नहीं है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की कमी हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लाइट, एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ। अगर आर्टिफिशियल लाइट का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हम ज़्यादा मतलब देर तक काम कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो किस ग्लैंड की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी? क्योंकि सोने का और उठाने का काम हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक कौन है? पिन्नल ग्लैंड है, और पिन्नल ग्लैंड की एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हम स्लीप वेक साइकिल अपनी बॉडी की डिस्टर्ब करेंगे तो ये तो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है, इससे जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।